क्या आपको पता है हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका नाम है पसमांदा, जिन्हें पसमांदा कहा जाता है। पसमांदा वर्ड का मतलब ही ये है कि जो पीछे रह गए और उन्हें ही रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जा रहा, जैसे कि ओबीसी जो कि पिछड़े वर्ग के लिए लाई गई थी। ये वर्ग पसमांदा समझने से पहले आपको इंडियन मुस्लिम्स का सोशल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और ये सोशल स्ट्रक्चर हमारे सामने लाया था सच्चर कमेटी ने। मुस्लिम्स को जो भारत में रहते हैं उन्हें हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं, अशरफ, अजलफ और अर्जल्स। अशरफ मतलब जो नोबल्स रहे, वो फॉरेन ओरिजिन या अपर कास्ट के कन्वर्ट्स मुस्लिम्स, जो जिनकी कास्ट सईद, शेख्स या पठान होती है। हिस्टोरिकली ये लोग रूलिंग क्लास में आते थे। इनसे नीचे आते हैं अजलफ्स, जो कि बैकवर्ड है, जो कि लोकल कन्वर्ट्स है, जो हमारे भारत में पहले आर्टिसियंस रहते थे या ऑक्यूपेशनल क्लास रहते थे, जैसे वीवर हो गया, अंसारी, टेलर हो गए, उन्हें इदरिसी कहा जाता है। वेजिटेबल सेलर्स होता है जिन्हें राइन कहा जाता है। इन सबको अजलफ वर्ग में डाला गया है। तीसरा वर्ग होता है अर्जल्स। अर्जल्स मतलब दलित। ये वो मुस्लिम है जो मार्जिनलाइज्ड है, जो अनक्लीन ऑक्यूपेशन करते थे, जैसे स्कैवेंजर्स को हलाखोर कहते हैं, वॉशरमैन को धोबी कहते हैं। तो ये मुस्लिम्स का सोशल स्ट्रक्चर है जो सशर कमेटी ने दिया था। अशरफ को छोड़ के जो ये दो वर्ग है, अजलफ और अर्जल्स, इनको कहा जाता है पसमांदा मुस्लिम्स। उन्हें कहा जाता है पसमांदा मुस्लिम्स। अब देखिए दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि जो ये अशरफ है, जो टॉप में आते हैं यहाँ पर, जो कि फॉरेन कन्वर्ट्स हैं, फॉरेन ओरिजिन के हैं, ये शुरू से ही एक हाई रुतबा सोसाइटी में रख रहे थे। आप इन्हें इंडियन पॉलिटिक्स में देखेंगे, आप इन्हें मीडिया में देखेंगे। जबकि पसमांदा जो कि लोअर दो वर्ग हैं, ये 80% मुस्लिम्स हैं। पसमांदा 80 to 85% मुस्लिम पॉपुलेशन पसमांदा में है, और इन्हें आगे आने का मौका अभी तक आज़ादी के इतने साल बाद भी नहीं मिला हुआ है। ये सच्चर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ था। अब कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट है 1950 का एक सरकार का ऑर्डर, जहां पे प्रेसिडेंट ने शेड्यूल कास्ट स्टेटस केवल हिंदूज को दिया था। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के पीछे जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी वो ये थी कि जो जातिवाद है वो हिंदूज में है। 1956 में इसमें सिख्स को इंक्लूड किया गया, जो दलित सिख्स आप पंजाब में देखते हैं। बुद्धिस्ट को इंक्लूड किया गया 1990s में, लेकिन दलित मुस्लिम्स को एक्सक्लूड रखा गया। अब सोचिए कि ये वही काम करते थे हिस्टोरिकली जो हिंदू, जो शेड्यूल कास्ट है वो काम करते थे, तो भी इन्हें हिंदू दलित से अलग रखा गया, इस लिस्ट में नहीं रखा गया था। अब एक काम ये है कि इन्हें भले ही ओबीसी पैराडॉक्स में इंक्लूड किया गया, जो ये ओबीसी का पिटारा है इसमें इनको इंक्लूड कर भी दिया गया, लेकिन आप ये सोचिए कि हिंदूज जो ओबीसीज है, जैसे यादव हो गया, जाट हो गए, जाट्स हो गए, उनके साथ ये कंपीट नहीं कर सकते। इवन ये अपर कास्ट मुस्लिम्स के साथ भी कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने पिछड़े रह गए। अगर आप आज भी कोई भी सोशल इकोनॉमिक डेटा उठाएंगे तो आप देखेंगे पसमांदा मुस्लिम सबसे पीछे होते हैं। इसीलिए ये डिमांड करते आए हैं इन्हें एक सब कोटा दिया जाए, जिसे हम कहते हैं ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ओबीसी के अंदर ही इन्हें एज ईबीसी रिकॉग्नाइज किया जाए। यहां पर सवाल यह आता है कि ओबीसी और ईबीसी में डिफरेंस क्या है? ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, ईबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ओबीसी जिसे मंडल कमीशन के बाद बनाया गया, उसी में जो सबसे बैकवर्ड रह गए, ऐसा कहा जाता है कि इन्हें ईबीसी रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि ये जो बाकी ओबीसीज है उनके साथ ये कंपीट नहीं किया जाता। तो ये सेपरेट कोटा है, ताकि ओबीसी से इन्हें बाहर ला के ईबीसी में लाया जाए, सब कोटा किया जाए इनका, और ये तब कंपीट कर सकते हैं। ओबीसी में भले ही क्रीमी लेयर से हमने ये देखा हुआ है कि ईबीसी आज भी जो लोग हैं ये स्मॉल आर्टिसियन लाइफ जीते हैं, बहुत ही स्मॉल लेबर का काम करते हैं, और ऐसा काम करते हैं जिसे हमारा समाज आज भी कहीं ना कहीं हिचकिचाता है काम कहने में। तो ये इन पे अप्लाई करता है ओबीसी वर्सेस ईबीसी। ये कहते हैं कि हमें ईबीसी में डाला जाए। मंडल कमीशन ने 82 मुस्लिम कास्ट को, यहां पर बहुत जरूरी है कहना, मंडल कमीशन ने 1980 में 82 मुस्लिम कास्ट को बाकी हिंदू कास्ट के साथ साथ ओबीसी में रखा हुआ था। सच्चर कमीशन की 2006 की जब रिपीट रिपोर्ट आती है, जिसमें कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स बताया गया, सच्चर कमीशन खुद लिखते हैं जो ये पसमांदा मुस्लिम्स है, इनकी जो कंडीशन है वो इंडियन दलित से भी वर्स है। ये सच्चर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जो जितनी भी रिजर्वेशन आप कर लीजिए,
इन पसमानदाओं तक उन रिजर्वेशन का जो फल है, जो बेनिफिट्स है, वो मिल ही नहीं रहा है। ये 2006 में साफ साफ सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद 2007 में रंगनाथ मिश्रा की कमीशन की एक रिपोर्ट आती है, जिन्होंने कहा था कि 15% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए रखी जाए। भारत में जितनी भी माइनॉरिटीज है, 10% इस 15% में से उन्होंने कहा था कि स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए रखी जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा था कि सच्चर कमीशन ने हाईलाइट किया कि इनकी कंडीशन इंडियन दलित से भी वर्स है। उन्होंने यह भी कहा कि इन सबको ऐसी स्टेटस दिया जाए, यानी एक हम रिलीजन के हिसाब से इनको न्यूट्रल कर देते हैं, सबको हम ऐसी स्टेटस दे देते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबको ऐसी स्टेटस आप दे दीजिए, तभी भारत में सबका विकास हो पाएगा। अब इसी को लेकर केस पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या केस पहुंचा, क्यों उसको लेकर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, ये मैं आपको बताने से पहले एक चीज बता दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स लाया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, मेरा कोड NAVI57 आप यूज करें, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारी जो प्राइजेस है पहले ही बहुत लो है। आपको पता होगा कि अनअकैडमी यहाँ पर सब्जेक्ट याद करवाए जाते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ, जैसे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आपको हैंडआउट्स मिलते हैं, आपके टेस्ट सीरीज होते हैं, 10,000 प्लस टॉपिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। हमारे यहाँ पर मेंस की तैयारी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे मेंस की आवश्यकता है। यदि आप 2026 का, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज लाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके बारे में जान लीजिए। यदि आप हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 4 लेके आया मार्च 1 को सुबह 9:30 बजे, दिन में 2:30। इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करके अपने आप को एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी जांचें। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा कि आप चाहते हैं कि इनको हम ओबीसी दें, जितने भी ये पसमानदा मुस्लिम्स हैं, इनको अगर हम ओबीसी देंगे तो बाकी मुस्लिम्स का क्या होगा। ये तो वापस से वही इशू आ गया जिसकी बात पहले से ही ओबीसी और SC ST की रिजर्वेशन में चल रही है, यानी सब कैटेगराइजेशन की डिबेट वो यहां पर भी अप्लाई होती है। लेकिन हां, एक चीज यहां पर की जा सकती है जो बिहार में किया गया है। बिहार एकमात्र भारत की ऐसी स्टेट बनती है जहां पर बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड को अलग अलग करके उनको रिजर्वेशन दी गई है। अगर आप देखेंगे बिहार में बहुत सारे जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास लोग हैं उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, यानी ये पसमानदा मुस्लिम्स को, और उनसे उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। कुछ ऐसी बेनिफिट्स जो याचिका करता है, जो जिन्हें पिटीशन डाली है, वो ऑल ओवर इंडिया में मानते हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया में ही इसका विरोध भी हो रहा है। काफी सारे मुस्लिम्स, अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ऐसा कहना है कि जो सब कैटेगराइजेशन अगर आप मुस्लिम वर्ग की करेंगे तो ये मुस्लिम को कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल वाली बात होगी जो अंग्रेजों ने की थी। उन्होंने कहा ये डिवीजन होगा मुस्लिम उम्मा का, कहीं ना कहीं इसका यूज पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए किया जा सकता है। ये आवाज मुस्लिम वर्ग से ही आ रही है। वहीं एक और वर्ग ये कहता है कि मुस्लिम्स में कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं है। अगर मुस्लिम को कास्ट सिस्टम पे आप डिवाइड कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए तो ये अन इस्लामिक है। ये बात मुस्लिम वर्ग से ही आई है। जब जैसे ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो ये आवाजें अपोजिशन की पहले ही इस इशू में कर रही है। एक और चीज आपको ये कह दूं कि पसमानदा मुस्लिम ने इसका काउंटर किया हुआ है। उनके वकील ने और काफी जो उनके याचिका करता है, उन्होंने आके मीडिया में ये कहा कि अगर आप आंखें बंद कर दें इसका मतलब नहीं कि सूरज गायब हो चुका है। मुस्लिम्स में भी जो कास्ट सिस्टम है ये एक सोशल रियलिटी है, भले ही धर्म में नहीं है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में आ चुका है। तो वो कहते हैं कि हम लोग जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं धर्म के आधार पे नहीं मांग रहे, हम हमारे साथ सोसाइटी में जो हो रहा है उसके आधार पर हम लोग ये बेनिफिट्स मांग रहे हैं। अब ये एक चीज जरूर देखिएगा कि इसका, जैसा AI MPLB कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए यूज हो सकता है, जैसा बिहार में उन्होंने एग्जाम्पल दिया। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या सच में पसमानदा मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दी जानी चाहिए ओबीसी के अंतर्गत, या फिर हमें जो अपोजिशन कह रहा है, जैसे अपोजिशन वॉइसेस कह रही हैं कि मुस्लिम्स में जब कास्ट सिस्टम है ही नहीं तो उन्हें रिजर्वेशन क्यों देनी? क्या आप ये इनकार कर सकते हैं कि हमारे समाज में आज भी जात पात एक सच्चाई है?
चाहे वो हिंदूज में हो, मुस्लिम्स में हो या सिख्स में हो। इवन मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहां पे क्रिश्चियंस में भी ये चीज़ देखी गई है। आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे वो मुझे इस पे और कहीं ना कहीं वीडियो में आकलन देंगे, मैं और ज़्यादा सोचूंगा इस इशू के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो जब भी इस इशू में बनाऊंगा मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को कंसिडर करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी वीडियोस भी आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।